सो माय डियर क्लास 9 स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे मैटर की वो सबसे छोटी चीज जिसका ये मैटर बना हुआ है, दैट इज एटम। हमने अपनी लास्ट क्लास में डिफरेंट एटॉमिक मॉडल समझे थे कि थॉमसन ने हमें क्या मॉडल दिया, रदरफोर्ड ने क्या मॉडल दिया, बोर ने क्या मॉडल दिया, कैसे उन्होंने इस एटम को डिस्क्राइब किया है विद देयर वेरियस मॉडल्स, राइट। ये सब हमने लास्ट क्लास में समझ लिया था। और एक जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जॉन डाल्टन, जिनकी वजह से ये सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज होनी शुरू हो गई, पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड में हलचल शुरू हो गई, वो थे डाल्टन, जिन्होंने ये बोल दिया था कि एटम सबसे छोटा तो है, बट एटम क्या है, इनडिविजिबल है। बट बाकी जो साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस पे स्टडी करी, उससे हमें क्या पता चला कि एटम इंडिविजिबल नहीं, एटम भी और छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बना हुआ है, जिनको हम बोलते हैं प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, राइट। सो ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स किसने डिस्कवर किए, कैसे, किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्कवर हुए, वो सब हम अपनी लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने देखा है वेरी गुड, और जिन्होंने नहीं देखा जस्ट गो टू द लास्ट लेक्चर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फाइन, ठीक है। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम समझेंगे अबाउट द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या चीज है, मास नंबर क्या चीज है। अब ये जो प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, इनकी हेल्प से हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, कैसे मास नंबर डिसाइड करेंगे, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज क्लास। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं ना हमें, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, वो भी हम आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ, जो कि है एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड हाउ टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स यूजिंग एटॉमिक नंबर, राइट। तो चलिए देखें, पहले तो एटॉमिक नंबर होता क्या है। देखिए, हमें एक चीज तो पता चल गई थी कि एटम के अंदर तीन तरह के पार्टिकल्स है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और प्रोटॉन्स कहाँ पे होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। जैसे ये देखो, ये मेरा एटम है, ये एटम एक बड़ा सा एटम है, ऐसे इमेजिन कर लेते हैं, इतना बड़ा एटम होता नहीं है, लेकिन जो इसके अंदर न्यूक्लियस है ना, वो बहुत छोटा सा है, राइट। बहुत छोटा है, मतलब एटम का साइज इज अराउंड 1 लाख टाइम्स लार्जर देन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, राइट। अब इस न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। लेकिन जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बाहर घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, वो बाहर घूम रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। जैसे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं ना, वैसे ही सेम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज हमें पता है कि एटम क्या होता है, एटम होता है न्यूट्रल। अगर एटम न्यूट्रल है तो मेरे एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होगा, बराबर होगा, तभी मेरा एटम न्यूट्रल हो सकता है ना। प्रोटॉन पे +1 चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स पे -1 चार्ज है, +1 -1 इक्वल्स टू 0। देखो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है, तो उससे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसकी क्या रिलेवेंस है वो हम मास नंबर में देखेंगे। फाइन, अब इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। फाइन, कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, ऑन दी सर्कुलर पाथ्स, सर्कुलर पाथ्स या सर्कुलर ऑर्बिट्स, ठीक है, जिनको हम डिनोट करते हैं with the letters K, L, M, N, ऐसे like this। तो ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट्स या सर्कुलर एनर्जी लेवल्स है, शेल्स हैं, जो भी आप कहना चाहें, उनके अंदर क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब जो भी मेरा मास होता है ना एटम का, मेरा एटम का सारा मास होता है बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन्स एंड, सॉरी, मास यहाँ लिख देते हैं दोबारा से। जो भी मेरा एटम का मास होता है ना, वो होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, बहुत ही कम होगा, इट इज नॉट लाइक उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा एटम के मास पे। तो इलेक्ट्रॉन का मास कैसा है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, फाइन। तो इसका मतलब एक और आ गया कि जो भी मेरा मास नंबर है, मास नंबर सिर्फ मुझे अगर फाइंड आउट करना है तो आई नीड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो मास में कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो फिर बेटा एटॉमिक नंबर क्या है, तो बेटा एटॉमिक नंबर होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
क्या होता है एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम। यस, कितने आपके प्रोटॉन्स है एटम में वो बताता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब मैंने आपको एक बात और बताई थी कि एटॉमिक नंबर ही वो चीज है जो किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी बताती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करती है। तो प्रोटॉन्स कैसे केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करते होंगे, है ना? केमिकल प्रॉपर्टीज में प्रोटॉन्स कैसे अगर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो बेचारे न्यूक्लियस में बैठे हैं, तो कैसे एटॉमिक नंबर कर रहा होगा? तो यहाँ पे सुनिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एटम क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स। तो एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द एटम है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी उसमें उतने ही होंगे। यस, तो जो भी आपका एटॉमिक नंबर होगा, अगर मेरा एटम अपनी न्यूट्रल स्टेट में है, तो उस केस में जो भी उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसमें क्या प्रेजेंट होंगे? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। व्हाई? क्योंकि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल है? प्रोटॉन्स के इक्वल है। एटम कैसा है? न्यूट्रल है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। फाइन, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी बात थी। बाकी हम लिखते कैसे हैं किसी भी एलिमेंट को, सब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे हाइड्रोजन लिखना, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन का 1, तो एटॉमिक नंबर लिखा जाता है नीचे, एंड द मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो 1, मास नंबर लिखा जाता है ऊपर। एक और एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल आई वांट टू राइट डाउन कार्बन, कार्बन का सिंबल होता है C, ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है 6 और मास नंबर होता है 12। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे। आई होप ये स्टैंडर्ड नोटेशन आप लोग को क्लियर है कैसे लिखना है। पहले सिंबल लिखना है एलिमेंट का, नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम आएगा आपको आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स लिखने में। फाइन, ठीक है। चलिए अब जरा समझते हैं कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करेंगे शेल्स में, वेरियस शेल्स में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स बेटा क्या है? उनका नेग्लिजिबल मास है और वो क्या कर रहे हैं? पूरे न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे ऐसे घूमे जा रहे हैं, राइट। अब इसके अरेंजमेंट को कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे या किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है? किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आ सकते हैं दैट इज इक्वल टू 2n²। ठीक है, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन एनी शेल इज इक्वल टू 2n²। तो लेट्स से मेरा शेल नंबर 1 है, n इक्वल्स टू 1, जो कि होता है के शेल। ठीक है, तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2 into 1 का स्क्वायर दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स के शेल के पास 2 रूम्स ही अवेलेबल हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। फाइन, फिर लेके आए नेक्स्ट पे n इक्वल्स टू 2 दैट इज एल शेल। एल शेल में कितने होंगे? 2 into 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 into 2 8। एल में कितने हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे मान लेते हैं एल शेल के पास 8 रूम्स अवेलेबल हैं, के शेल के पास कितने रूम्स थे? 2 रूम्स अवेलेबल थे। ठीक है, नेक्स्ट चले n इक्वल्स टू 3 एम शेल। एम शेल में कितने हो सकते हैं? 2 into 3 का स्क्वायर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास कितनी है? 18 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की कैपेसिटी है। फाइन, सो लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनी शेल कैन अकोमोडेट। एक शेल अपने अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है? वी कैन फाइंड आउट विद द फॉर्मूला 2n²। फाइन, ठीक है, बट उसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रूल आ जाता है दैट इज ऑक्टेट रूल, जो हमें बहुत काम आएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी डिटरमाइन करने में, राइट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटरमोस्ट शेल, जो भी मेरा सबसे बाहर वाला शेल होगा, आउटरमोस्ट शेल मतलब जो सबसे बाहर वाला शेल होगा, उसके अंदर हमेशा हम 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 8 से ज्यादा नहीं रखेंगे। इसे हम ऑक्टेट रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल। ठीक है, ऑक्टेट रूल के हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटरमोस्ट शेल इज 8। ठीक है, फाइन। एक्सेप्शन क्या है इसमें? के शेल की। के शेल में तो है ही 2 इलेक्ट्रॉन। अगर आपका आउटरमोस्ट शेल के शेल बन गया तो उसमें 8 डाल सकते हो? नहीं डाल सकते,
पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि इस पास तो है ही 2 रूम्स। तो एक्सेप्शन यहाँ पे क्या हो गई, के शेल की। तो एक्सेप्ट के शेल, जो कि क्या बनाता है, ड्यूप्लेट, ठीक है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है वो, राइट। वेराज जैसे एम शेल है, एम शेल 18 इलेक्ट्रॉन्स को कर सकता है, लेकिन अगर मेरा एम शेल आउटर मोस्ट शेल हुआ तो वो अपने में 18 नहीं रखेगा, वो 8 रखेगा। नेक्स्ट 2 क्या करेगा, एन शेल को ट्रांसफर कर देगा। फाइन, अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो और क्लियर होगा। फाइन, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कैसे फिल होंगे, इन द स्टेप वाइज मैनर, मतलब जो सबसे पहले है के, पहले के की फिलिंग होगी, फिर एल की, फिर एम की, फिर एन की, एंड लाइक दिस, ठीक है। एक बार पूरा के शेल कंप्लीट हो जाएगा, फिर एम की फिलिंग स्टार्ट होगी, फिर जब एल पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर एम की होगी, फिर एम कंप्लीट हो जाएगा देन एन। फाइन, एम का कौन सा, ऑक्टेट रूल होने के बाद, राइट। तो वंस वन लेवल इज कंप्लीट देन यू विल गो टू दी नेक्स्ट लेवल। ऐसा नहीं कि के में एक भर दिया, फिर एल में भर दिया, फिर एम में, फिर एन में, नो। पहले के शेल के पूरे कंप्लीट करो, देन एल के, देन एम, देन एन। फाइन, क्या, चलो ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मेरा क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी बता देती हूँ। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। प्रोटॉन्स कितने थे इसके पास, 1। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 1। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी शेल्स, ठीक है। अब हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो के शेल में ही रहेगा। देखो बीच वाला न्यूक्लियस हो गया और ये के शेल बना हुआ है, तो के शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन। यस, हाइड्रोजन के बाद कौन आया, हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 एटॉमिक नंबर, कितने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स 2 तो इलेक्ट्रॉन्स भी 2। तो के शेल में 2 रूम्स अवेलेबल हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए के शेल में। इजी, फाइन। अच्छा, फिर कौन आया, हीलियम के बाद आता है लीथियम। लीथियम का एटॉमिक नंबर है 3। अब लीथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3 एटॉमिक नंबर है। देखो कैसे बनाएंगे, चलो मैं आपको बना के भी दिखाती हूँ। लीथियम है, लीथियम का एटॉमिक नंबर है 3, ठीक है। 3 है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, देखो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर 3 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, 3, क्योंकि एटम कैसा है, न्यूट्रल है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स 3 हैं। तो चलिए, पहला कौन सा शेल है, के, फिर है एल, ठीक है। तो के शेल में कितने रूम्स होते हैं बताओ, 2 रूम्स। तो एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन को हम कौन से लेवल पे डालें, नेक्स्ट लेवल पे डालें। सो द नेक्स्ट लेवल इज व्हाट, एल। एक और सर्कल बनाएंगे, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएंगे, जिसके अंदर हम थर्ड इलेक्ट्रॉन को डाल देंगे। सो दिस इज लीथियम। फाइन, यस, ये आपका न्यूक्लियस है अंदर। ऐसे ही नेक्स्ट कौन होता है, लेट्स से बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 4 एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स भी 4, इलेक्ट्रॉन्स भी 4, ठीक है। ये रहा मेरा न्यूक्लियस। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ आ गए, के शेल में। पहला शेल कौन सा है, के शेल। फिर अगला शेल कौन सा है, एल शेल। 4 है ना, तो 1 2 कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गो इन दी एल शेल। ऐसे हम क्या करते हैं, with their atomic numbers we keep on filling the shells, right। ऐसे हम shells fill करते जाते हैं। देखिए बेरिलियम में 4, फिर बोरॉन में भी देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स के में, 3 इलेक्ट्रॉन्स एल में, राइट। नाइट्रोजन में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के में, 3 कितने हो गए देखिए। अच्छा, कार्बन में 4 थे, इसमें 1 2 3 4 5, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। यहाँ पे कितने फिल करोगे, 8, फ्लोरीन में 9, नियॉन में 10। यस, देखो नियॉन का बना है, नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10। इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 10, ठीक है। ये रहा मेरा न्यूक्लियस, आप लोग खुद भी बनाइए, ठीक है, साथ साथ। चलो, 2 तो इलेक्ट्रॉन्स मैंने डाल दिए के शेल में। अब 10 में से 2 गए, कितने बचे, 8।
एल में जाएंगे। अब एल के पास कितने रूम्स अवेलेबल थे, कितनी कैपेसिटी थी इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की, 8 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता था। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नियॉन के बाद आए मेरे सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर था 11, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो सोडियम का हम बनाने लगे, ये रहा मेरा न्यूक्लियस, के शेल, एल शेल। तो के शेल में तो अगेन 2 डाल दिए, 2 की कैपेसिटी है। एल में कितने डाल दिए, 8 की कैपेसिटी थी इसकी। 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए, 6 7 8, बट एक इलेक्ट्रॉन तो बचा है अभी। अब वो कहाँ डालूं, एल में तो नहीं डाल सकती, के में भी नहीं डाल सकती। मींस अब क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू ड्रॉ दी वन मोर कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक और सर्कल बनाऊंगी, दैट इज दी एम शेल। तो पहला था के शेल, एल शेल, एम शेल, और जो मेरा 11th इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा, एम शेल में चला जाएगा। फाइन। तो ऐसे धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, हमारे नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द नंबर ऑफ शेल्स आल्सो इंक्रीजिंग, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हैं। यू कैन सी हियर, राइट। सोडियम में देखो 3 हो गए, मैग्नीशियम का 12 होता है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स देखिए एम में है, 13 लाइक दिस। इस तरीके से हम सभी के क्या कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ देयर distribution of electrons among various shell in this डायग्राम, राइट। इस डायग्राम फॉर्म में हम बना सकते हैं, राइट। जैसे आर्गन का एक बनाए, चलिए आर्गन का एटॉमिक नंबर, चलिए आप लोग खुद बनाइए। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 18, ठीक है, क्या है 18। चलिए तो 18 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है मुझे। ये हो गया मेरा न्यूक्लियस, दिस इज के शेल, दिस इज एल शेल, दिस इज एम शेल, ठीक है। तो के शेल में 2 डाल दिए, 1 2, एल शेल में 8 डालू, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 18 में से 10 गए, कितने बचे, 8। अभी 8 और डालने हैं, जो कि कहाँ लगेंगे, एम शेल में। 5 6 7 8, so this is the electronic distribution diagram of argon, right। हमें बस क्या पता होना चाहिए, atomic number पता होना चाहिए, and with the help of that we can draw this electronic distribution diagram। fine, आई होप सबको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखना आ गया। अब जरूरी नहीं है हम हमेशा डायग्राम बनाएं, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने आर्गन लिखा, आर्गन में के एल एम एन, के में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में कितने 8, एम में 8, डन। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन। फाइन, आई विल शो यू कैसे लिखते हैं, इसको भी बाद में देखते हैं। ये देखिए, कैन यू सी दिस, देखिए सबसे पहला एलिमेंट क्या है मेरा, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ उसको। देखिए सबसे पहला मेरा क्या है, हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, एटॉमिक नंबर क्या है 1। अगर उसका एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है, तो उसमें प्रोटॉन्स भी 1 है, इलेक्ट्रॉन्स भी 1 है, राइट। सो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में, कॉन्फ़िगरेशन में के में कितने आ जाएंगे, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। ऐसे ही हीलियम, लिथियम, राइट। सो लाइकवाइज वी कैन राइट फॉर ऑल ऑफ देम, ठीक है। अब ये टेबल इनकम्प्लीट है क्योंकि अभी 2 चीजें और इंपॉर्टेंट थी। क्या थी, वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल क्या होता है, वैलेंस शेल होता है बेटा द आउटर मोस्ट शेल, जो सबसे बाहर वाला शेल होता है उसे क्या बोला जाता है, वैलेंस शेल। जैसे मैंने यहाँ पे अभी आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, क्या लिखी थी, KLM 288, ठीक है। तो इसका वैलेंस शेल कौन सा है, सबसे बाहर वाला शेल कौन सा है, M। सो M इज द वैलेंस शेल, ठीक है। वैलेंस शेल क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल। फिर पूछ रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स मेरे आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स, और उन्हें हमने क्या बोला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। किसी और की लिख के देखें, चलिए मैग्नीशियम के लिखते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है,
मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। क्या होता है? 12। तो अगर 12 एटॉमिक नंबर है तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 12 ही इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। 12 इलेक्ट्रॉन्स को लिखें। 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए के शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए एल शेल में। अब एम में कितने आएंगे? 2। तो इसका भी वैलेंस शेल कौन सा है? वैलेंस शेल कौन सा है? एम ही है। और कितने हैं इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द outermost shell is 2 here. Yes, so how many valence electrons are there? 2. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ आ गया क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होंगे, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 हुए या आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हुए, हम क्या बोलेंगे? इट इज एन ऑक्टेट, राइट। उसको हम ऑक्टेट बोलेंगे कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। फाइन, ठीक है, ये तो हो गई। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, दैट इज वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी होता है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए या लूज किए या शेयर किए, किसने? एलिमेंट ने, टू कंप्लीट द ऑक्टेट। मतलब हर एक एलिमेंट को क्या करना है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। मतलब सबको क्या चाहिए? कि सबको चाहिए मेरे वैलेंस शेल में, मेरे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, एक्सेप्ट के 2 से ही खुश है, राइट। तो के अलावा कोई और शेल हो, उन सबको क्या चाहिए? हमारा जो भी वैलेंस शेल है उसमें कितने हो? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कई बार क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन भी करेगा और इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है और शेयर भी कर सकता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी। अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वैलेंसी हो गई 1। अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो वैलेंसी हो गई 2। उसने 2 गेन किए तो भी वैलेंसी हो गई 2, राइट। सो वैलेंसी इज सिंपली दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, लॉस्ट और शेयर्ड। फाइन, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर है तो उसके बाद तो हम देख ही सकते हैं कैसे करना है, ठीक है। फाइन, चलिए लेट अस सी। सो ये है हमारा पूरा चार्ट, बट आई वांट यू टू मेक इट ऑन योर ओन। तो मैं ऐसा करती हूँ, आप लोग के साथ आपको आज बनाना सिखाती हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले क्या कीजिए? एटॉमिक नंबर लिखिए, एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर 1। सो एलिमेंट, सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन, ठीक है। एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H, ठीक है। मैं सिंबल यहीं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, यस, जिससे आपको सिंबल्स भी याद हो जाएंगे। फाइन। अब जो भी एटॉमिक नंबर होगा वही क्या होंगे? उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि एटम क्या है यहाँ पे? न्यूट्रल है, राइट। एटॉमिक नंबर मुझे पता है क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बट क्योंकि मेरा एटम न्यूट्रल है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट होंगे। सो वी कैन सिंपली राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLMN। फाइन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, कितने इलेक्ट्रॉन? 1, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, ठीक है। नेक्स्ट 2, हीलियम का, हीलियम का सिंबल होता है He। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो के शेल में कितने आ सकते हैं? 2। चलिए नेक्स्ट 3, लिथियम। लिथियम का सिंबल होता है Li, राइट। अब कितने आ सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स? के में तो 2 ही आ सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो मैंने के में डाल दिए। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? M, L, यस यस। फोर्थ इज बेरिलियम, बेरिलियम इज Be। 2 इलेक्ट्रॉन्स डाले के में, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। तो नेक्स्ट 2 किस में जाएंगे? L में, ठीक है। 5 इज बेरिलियम के बाद बोरॉन, सिंबल इज B। 2, 3, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 6 कार्बन, C कितने हो जाएंगे? 2, 4, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। 7 नाइट्रोजन, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7 हैं, राइट। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो के में आ गए, 5 किस में चले गए? L में। 8 ऑक्सीजन, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 तो आ गए के में, रिमेनिंग 6 कहाँ गए? L में, ठीक है। फिर
9 कौन है? फ्लोरीन, F। 2 इलेक्ट्रॉन्स किस में गए? K में। टोटल कितने हैं? 9। तो बाकी 7 किधर जाएंगे? L शेल। देन 10 नियॉन, Ne, 2 8। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो ये मैंने 1 से लेकर 10 तक एटॉमिक नंबर्स लिख दिए। अब जल्दी से देखते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इनमें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल। ठीक है, तो हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल कौन सा है? K शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसमें? 1। हीलियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स? 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। लिथियम में कितने हैं? लिथियम का वैलेंस शेल है L। L में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? ओनली 1। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। बेरिलियम 2 है ना। L शेल में कितने हैं? देखो बेसिकली वैलेंस शेल वो है जो सबसे लास्ट वाला शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, उसी के ही इलेक्ट्रॉन्स मुझे देखने हैं खाली। तो यहाँ कितने हैं? 1, यहाँ 2। बोरॉन में कितने हैं? 3। कार्बन में 4। नाइट्रोजन का L शेल में कितने हैं? 5। ऑक्सीजन में 6। फ्लोरीन 7। नियॉन 8। दैट्स इट। दैट्स सो मतलब इजी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखना तो बहुत आसान है। ठीक है, अब आती है वैलेंसी। ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो इजी है लिखना, बट वैलेंसी में क्या होता है? वैलेंसी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लगता है। देखो वैलेंसी में मैंने आपको क्या बताया? वैलेंसी इज सिंपली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या तो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होंगे या लूज हो रहे होंगे या शेयर हो रहे होंगे। अब ये क्यों हो रहे होंगे? क्योंकि सबको क्या चाहिए? एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वो होती है जिसमें उनका जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल जो सबसे बाहर वाला शेल है, वो या तो ऑक्टेट बना ले, ठीक है, ऑक्टेट बना ले, या के शेल के केस में, सिर्फ के शेल के केस में ड्यूप्लेट बना ले, तो वो क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। राइट, अब सबको चाहिए स्टेबिलिटी, सभी एलिमेंट्स को चाहिए। तो हाइड्रोजन ने सोचा चलो यार मैं भी थोड़ी सी स्टेबिलिटी ले लेता हूँ। तो हाइड्रोजन को स्टेबिलिटी चाहिए थी, तो हाइड्रोजन क्या कर सकता है? या तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या लूज कर सकता है। यस, इन बोथ द केसेस वैलेंसी क्या होगी? 1। यस। अब हीलियम पे आए। हीलियम के पास कितने हैं? के शेल में 2 हैं, तो उसका तो डुप्लेट कंप्लीट है, तो वो क्या गेन या लॉस करना चाहेगा? वो नहीं करेगा। इट इज हैप्पी, इट वोंट डू एनीथिंग। इसीलिए इसको हम नोबल गैस भी बोलते हैं। राइट, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है उन्हें नोबल बोला जाता है। राइट, तो इस केस में इसकी बैलेंसी हो जाएगी 0। फाइन। अब आए हम लिथियम में। लिथियम के पास देखो क्या क्या है। लिथियम पे के में तो 2 हैं, एल में 1 है। अब एल को क्या करना है? या तो ऑक्टेट बनाने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना है या 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। अब छोटा सा लिथियम विद ओनली कितने प्रोटॉन्स? 3 प्रोटॉन्स। 3 प्रोटॉन्स हैं, तो वो 7 और इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर लेता तो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना कितना मुश्किल था। तो क्या इजी है? अब ऐसे समझिए क्या इजी है, 7 नए इलेक्ट्रॉन्स लेके आना या 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देना, 1 लूज कर देना। सो वैलेंसी इज 1 है। ठीक है, बेरिलियम के साथ भी यही केस हुआ, 2 को लूज कर दे या 6 नए ले आए, तो उसने क्या किया? 2 को लूज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 2 का लॉस हुआ, यहाँ पे 1 का लॉस हुआ। ठीक है, फिर बोरॉन 3 उसने लूज करना प्रेफर किया, इसकी वैलेंसी हो गई 3। कार्बन के पास या तो 4 गेन करे या लूज करे, दोनों केसेस में 4 ही है। वैसे कार्बन डज शेयरिंग, तो इसकी वैलेंसी हो गई 4। अब आई बेटा नाइट्रोजन की बारी। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन के पास है बेटा 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब क्या बनाना है? ऑक्टेट बनाना है। क्या बनाना है? ऑक्टेट। ऑक्टेट के लिए उसे क्या चाहिए? इट नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, बस 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए और ऑक्टेट बन जाएगा एंड इट विल बी स्टेबल। या 5 लूज कर दे, जो भी छोटा नंबर हो ना हमेशा उसी की तरफ जाओ। सो इधर भी क्या हो जाएगी? 3। वो 3 क्या कर लेगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ऑक्सीजन के पास भी आउटर मोस्ट में कितने हैं? 6 है, सो इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब मेरा नियॉन क्या करेगा बताइए?
8 है, ऑक्टेट कंप्लीट है, कुछ भी नहीं करेगा, सो वैलेंसी इज 0। तो आप देखेंगे वैलेंसी क्या हो सकती है, 0 से लेके 4 तक ही वेरी कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, राइट। और नियॉन भी मेरी क्या बन जाएगी, नोबल गैस। यस यस, यही सेम काम हम 11 से 20 एलिमेंट्स के लिए भी कर सकते हैं, बिल्कुल डिट्टो। बस आपको लिस्ट पता होनी चाहिए, राइट, एंड यू कैन सिंपली डू द सेम थिंग। ठीक है, देखिए ये देखिए 11 से 20, सोडियम Na सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 हो गए, एक ही लूज करेगा तो वैलेंसी भी 1, राइट। सेम मैग्नीशियम में भी देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, वैलेंसी भी 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी, द सेम थिंग व्हिच वी डिड फॉर 1 to 10 वी कैन डू फॉर 11 to 20 आल्सो, बिल्कुल सेम है ऑर्डर, ठीक है, फाइन। अच्छा, उसके बाद क्या आते हैं हमारे, उसके बाद आते हैं हमारे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं बेटा, आइसोटोप्स होते हैं एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, मतलब एलिमेंट सेम है, एटॉमिक, अगर एलिमेंट सेम है तो एटॉमिक नंबर डेफिनेटली सेम होगा, क्या अलग होता है, मास नंबर अलग होता है। मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वाला, वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या है, देखो आइसोटोप्स क्या है, सेम एटॉमिक नंबर है, सेम एटॉमिक नंबर मतलब अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो क्या चीज सेम होगी, एलिमेंट सेम होगा, ठीक है, एलिमेंट सेम होगा, बट डिफरेंट क्या है, डिफरेंट मास नंबर है। अच्छा, अब एटॉमिक नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, तो प्रोटॉन्स का नंबर तो चेंज नहीं हो सकता, तो मास नंबर में जो भी चेंज आया होगा वो चेंज क्यों आया होगा, बिकॉज ऑफ दी न्यूट्रॉन, सो मास नंबर डिफरेंट हुआ बिकॉज ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स का नंबर चेंज हो रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरे मास नंबर में डिफरेंस आया। आई विल शो यू हियर, ठीक है, ये बात समझ आ गई। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मतलब एलिमेंट सेम है, बट क्या अलग है, मास नंबर डिफरेंट है, राइट। मास नंबर डिफरेंट होने की वजह से हम उन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। तो ऑब्वियसली अगर एटम सेम है, न्यूट्रल है एटम, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही थे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, वैलेंसी सेम, सब कुछ सेम, तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो डेफिनेटली बराबर ही होगी। बट फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी करती है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये मास पे डिपेंड करती हैं, राइट, जिसकी वजह से ये वेरी कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मास तो चेंज हो ही रहा है, राइट। दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर क्या है, 1, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, 1 लिखा है, 1, ठीक है। अब हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, मैंने आपको बताया हम एलिमेंट को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, देखो एलिमेंट का नाम लाइक दिस, ठीक है, नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, देखो एलिमेंट के नाम को X लिख देती हूँ, ठीक है, नीचे एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A, फाइन। तो पहला, सबसे पहले मैंने देखा आइसोटोप का जो सॉरी हाइड्रोजन का जो आइसोटोप था दैट वाज प्रोटियम, ठीक है, प्रोटियम में सिंबल वही H, एटॉमिक नंबर मास नंबर सेम है, तो प्रोटॉन्स भी 1 है, न्यूट्रॉन्स क्या होंगे 0, न्यूट्रॉन 0 होंगे तभी तो मेरा मास नंबर 1 हुआ होगा, क्योंकि मास नंबर क्या होता है बताइए, मास नंबर होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तो 1 + 0 कितना होता है 1, यस 1 + 0 कितना होता है 1, ठीक है। चलिए फिर ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम में मैंने क्या देखा, एटॉमिक नंबर तो 1 ही है क्योंकि हाइड्रोजन ही है, बट क्या वेरी कर गया, मास नंबर वेरी कर गया, वो 2 हो गया, तो प्रोटॉन्स तो 1 ही रहेंगे, बट क्या चेंज हो गए, न्यूट्रॉन्स चेंज हो गए, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। सेम ट्रिटियम में, देखिए ट्रिटियम में एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर
3। तो प्रोटॉन्स तो अभी भी 1 ही है, क्योंकि प्रोटॉन्स क्या है, एटॉमिक नंबर के इक्वल। चेंज क्या हुए होंगे, न्यूट्रॉन, तो 1 + 2 3। Yes, so the change in the mass number is due to the change in the number of neutrons, right? Your protons and electrons still are same. Protons उतने ही हैं जितने थे, electrons उतने ही हैं जितने थे। क्या बदला है, सिर्फ न्यूट्रॉन्स का नंबर बदला है, जिसकी वजह से मास नंबर चेंज हो गया और हमने उन्हें क्या बोलना शुरू कर दिया, आइसोटोप्स। कैन सी है, यस, यहाँ पे एक ही प्रोटॉन है, देख रहे हो, रेड वाला प्रोटॉन है, ग्रीन वाला आया न्यूट्रॉन, ठीक है, 1 + 1 हो गया। एक ही प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, देखो इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है, एक एक है। फाइन, एक और देखें आइसोटोप, कार्बन के, देखें, देखिए कार्बन है, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यहाँ लिख देती हूँ, देखो ब्लैक से लिखूं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, अरे चल जा ब्लैक, कार्बन, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, पहला सबसे पहला हो गया 12। क्यों हुआ 12, क्यों है 12, देखो प्रोटॉन्स भी 6, न्यूट्रॉन्स भी 6, 6 + 6 12। नेक्स्ट कार्बन, 6 + 7 13, तो मास नंबर हो गया 13, एटॉमिक नंबर अभी भी 6, 6 + 8 14, राइट, मास नंबर हो गया 14, एटॉमिक नंबर अभी भी 6, राइट। सो क्या हो रहा है मेरा, क्या हो रहा है यहाँ पे, मास नंबर चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो गए थे, चेंज हो गए थे। क्लियर। सो सेम वे वी ऑल्सो गॉट आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, ऐसे ही क्लोरीन के भी आइसोटोप्स होते हैं, राइट। अब इन्हीं आइसोटोप्स होने की वजह से क्या होता है, कुछ कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं उनके फ्रैक्शनल मासेस होते हैं, मतलब डेसिमल में होते हैं, अगर आपने पता नहीं देखा हो नहीं, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का हम मास लिखते हैं 35.5 U, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम इसका मास ऐसे कैसे लिखते हैं, क्या प्रोटॉन आधा है या न्यूट्रॉन आधा है, नहीं, प्रोटॉन भी हाफ नहीं होता, न्यूट्रॉन भी हाफ नहीं होता। एक्चुअली नेचर में क्लोरीन के आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, वी टेक आउट द एवरेज एटॉमिक मास, राइट। क्या आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे क्लोरीन एक एग्जिस्ट करता है 35, क्लोरीन एक एग्जिस्ट करता है 37 क्लोरीन। 35 क्लोरीन मींस एक वो क्लोरीन जिसका एटॉमिक मास 35 है, दूसरा वो क्लोरीन जिसका एटॉमिक मास कितना है, 37, ठीक है। अब ये वाला 75% एग्जिस्ट करता है, ये वाला 25%, राइट। तो मुझे क्या करना है, मुझे एवरेज लेना पड़ेगा। लेट्स से आपने एक जार में क्लोरीन गैस ली, अब उसमें क्या हो सकता है, कुछ ये वाले अमाउंट, ये वाले 35 क्लोरीन वाले एटम्स हो सकते हैं, कुछ 37 वाले हो सकते हैं, राइट। सो नेचर में यूजुअली 75 और 25% के रेशियो में होते हैं, या 3:1 के रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो कुछ एटम्स इसके हैं, कुछ एटम्स इसके हैं, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक का तो मास नहीं ले सकती, मैं ये तो नहीं कह सकती कि सभी क्लोरीन का मास 35 होगा, वो तो गलत हो जाएगा 37 वालों के साथ, राइट, उनके साथ नाइंसाफी हो गई ना। अगर मैं ये मान लूं कि सारे के सारे क्लोरीन एटम्स का मास 35 है, या मैं ये मान लूं सभी के सभी का मास क्या है, 37, तो दोनों केसेस में क्या हो जाएगा, आंसर गलत आएगा। तो हमने क्या किया, मतलब क्या किया गया इन दैट केस, वी वर फाइंडिंग आउट द एवरेज एटॉमिक मास। ऐसे केसेस में हमने क्या निकाला, एवरेज एटॉमिक मास। कैसे निकाला जाता है एवरेज एटॉमिक मास, आई विल शो यू। देखो जैसे एक ये है 35 और एक ये है 37। अच्छा 17 क्या है, 17 इसका एटॉमिक नंबर है, राइट। ये वाला एग्जिस्ट करता है कितना, 75% इन नेचर, और ये वाला कितना एग्जिस्ट करता है, 25% इन नेचर, ठीक है, फाइन। तो जितना जो एग्जिस्ट करता है ना, उसको उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। सो ये कितना एग्जिस्ट करता है, 35 वाला 75%, और ये कितना एग्जिस्ट करता है, 25%। तो पहले ये फाइंड आउट करें कितना हो जाएगा, दिस इज व्हाट 3/4 एंड दिस इज 1/4, राइट। कितना हो जाएगा ये, आई होप सबका हो गया होगा। देखो 5 × 3 15, और दिस इज व्हाट 105/4, और ये कितना हो जाएगा 37/4। तो मैं इनको ऐड करूं कितना हो जाएगा, दिस इज 5 + 7 12 1
142/4, इसको डिवाइड करते हैं 3, देन दिस इज 35.5 आ गया, यही था। दिस वॉज द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। जब भी आप कैलकुलेशंस करोगे, मासेस निकालोगे, भी नेक्स्ट चैप्टर जब करेंगे ना, उसमें हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा, तो वहां पे आपको जब भी मास लेना होगा ना, आप क्लोरीन का मास 35.5 यू लोगे, ना कि 37 या 35। क्यों लोगे, अब समझ आ गया? क्योंकि जो मेरा क्लोरीन है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, वो आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है। तो जो भी आपके एलिमेंट्स आइसोटोप्स पे एग्जिस्ट करेंगे, उनके केसेस में हम क्या करेंगे, वी फाइंड आउट द एवरेज एटॉमिक मास, व्हिच इज वेरी इजी। जो भी आइसोटोप है, जैसे 35 वाला आइसोटोप है, तो उसका एटॉमिक मास लेके उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस दूसरा वाले का लेके उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो, एंड दैट विल गेट द आंसर। दैट्स इट। ना इजी एवरेज। यहाँ पे वो मत कर देना दोनों का ऐड करके डिवाइड बाय 2, जो यूजुअली हम एवरेज में करते हैं, यहाँ वैसे नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे दोनों बराबर नहीं है। अगर बराबर होते तब हम कर लेते हैं, बट यहाँ पे दे आर नॉट इक्वल। वन इज 75, अनदर इज 25%, राइट? सो इन दैट केस विल मल्टीप्लाई विद देयर नेचुरल अबंडेंस परसेंटेज। फाइन। तो ये हो गए हमारे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की एप्लीकेशंस क्या होती हैं? जैसे यूरेनियम का आइसोटोप है, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। आयोडीन का आइसोटोप यूज होता है गॉइटर, यस, गॉइटर डिजीज को ठीक करने में, थायराइड कैंसर को ठीक करने में, राइट? कोबाल्ट का आइसोटोप कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है। कार्बन का आइसोटोप यूज होता है एज ऑफ फॉसिल्स निकालने में, राइट? कार्बन डेटिंग, यस। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। सो प्लीज मेक श्योर कि आपको आइसोटोप्स के एप्लीकेशंस पता हो, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। फाइन। फिर आते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स आपका लास्ट टॉपिक। क्या होते हैं आइसोबार्स? आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स में क्या था, एटॉमिक नंबर सेम था, मास नंबर डिफरेंट था। वेराज आइसोबार में क्या होता है, मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास या मास नंबर, ठीक है? मतलब मास सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इसका मतलब एलिमेंट भी अलग होगा। एटॉमिक नंबर डिफरेंट का मतलब क्या, एलिमेंट इज डिफरेंट। इफ द एलिमेंट इज डिफरेंट देन डेफिनेटली मास अलग होना चाहिए था, बट यहाँ पे तो सेम हो गया। तो क्या हुआ होगा, न्यूट्रॉन्स के नंबर में कुछ ना कुछ, राइट? तो ये है हमारा बड़ा ही फेमस सा, वन इज आर्गन एंड कैल्शियम। आर्गन का मास भी 40 होता है, कैल्शियम का मास भी 40 होता है। मॉलिक्यूलर मासेस निकालोगे ना तब बहुत बार देखोगे दोनों का मास 40 होता है। अब आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है, 18। 18 है, ठीक है? तो प्रोटॉन्स कितने होंगे, 18, ठीक है? यहाँ पे कैल्शियम का है एटॉमिक नंबर 20, तो प्रोटॉन्स होंगे 20। तो 40 कैसे हो रहा होगा, जरूर न्यूट्रॉन्स के नंबर में कुछ ना कुछ होगा। तो आर्गन के पास है बेटा 22 न्यूट्रॉन्स। अब 18 + 22 हो गया 40, और इसके पास कितने हैं, 20 न्यूट्रॉन्स। तो 20 + 20 हो गया 40। सो विद द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वी गॉट द सेम एटॉमिक मासेस हियर, राइट? अब यहाँ पे प्रोटॉन्स का नंबर भी अलग था, न्यूट्रॉन्स का नंबर भी अलग था, जिसकी वजह से मुझे क्या मिल पाए, क्या मिल पाए, सेम मास नंबर मिल गए, ठीक है? बहुत आसान है, उतना मुश्किल है नहीं, बस ऐसे याद रख लीजिए। देखो आइसोटोप कौन है, आइसोटोप, आइसोटोप क्या सेम है, एटॉमिक नंबर सेम। एटॉमिक नंबर सेम मतलब एलिमेंट सेम, वेरास मास क्या हो जाएगा, डिफरेंट। क्यों हुआ मास डिफरेंट, ड्यू टू डिफरेंट न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स अलग थे, ठीक है? फिर देखिए हमने आइसोबार्स। आइसोबार्स, आइसोबार्स में क्या था, क्या था, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। एटॉमिक नंबर डिफरेंट तो एलिमेंट डिफरेंट, यस, एलिमेंट भी डिफरेंट होगा, यस, सेम तो हो नहीं सकता। और मास क्या थे, सेम, ठीक है? इसका एग्जांपल हमने आर्गन और कैल्शियम में देखा। फाइन। सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर, जो हमने पूरा जर्नी इनसाइड एन एटम कंप्लीट कर लिया। इट्स लाइक ऑलमोस्ट वन शॉट में ही हमने खत्म कर लिया। फाइन, ठीक है, चलिए।